सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं तब्रेज़ और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उत्तर भारत का विशाल मैदान। यह तीसरा टॉपिक है इसमें भारत के भौतिक प्रदेश में। पहला हमने पढ़ा था हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हमने पढ़ा था भारत के प्रायद्वीपीय पठार और तीसरा हम पढ़ रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस चैप्टर से प्रश्न जरूर आने हैं और इसलिए इसको ध्यान से आप एक बार से 2 बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि जो है आपको कहीं जो है इसमें दिक्कत ना हो। और 1-2 बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रश्न आपको ज़रूर याद आएंगे एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते बिना देरी किए। उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, ध्यान दीजिएगा, हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में। आप एक भारत का नक्शा भी साथ में ले लीजिएगा जब इसको पढ़िए तो ताकि आसानी हो देखने में। हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में एक विशाल मैदान है जिसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। इस मैदान को हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है उत्तर भारत के विशाल मैदान का? सिंधु गंगा विशाल मैदान, ब्रह्मपुत्र विशाल मैदान है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका विस्तार कितना है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। इसका विस्तार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भी है। कहाँ कहाँ है? पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। आगे आते हैं। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। असम में इसकी चौड़ाई सकरी हो जाती है और यह 90 से 100 किलोमीटर तक हो जाती है। आगे है, इसकी चौड़ाई पूर्व में सकरी है तथा जबकि पश्चिम की तरफ चलने पर धीरे धीरे इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती जाती है, यह बढ़ती जाती है। यह मैदानी भाग में नदियों द्वारा लाए गए तलछट इस मैदानी भाग में नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निरंतर निक्षेपण से जलोढ़ की बहुत ही मोटी परत जम गई है। लगातार निरंतर बाढ़ आते गए तो क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टियाँ जो है आती गया, उस पर जमते गए तो ये क्या हो गया? बहुत मोटी हो गई है परत। ये अधिकांश भाग पर जलोढ़ की मिट्टी 2000 मीटर तक पाई जाती है। मोटी कितनी मोटी हो गई है? ये जमते 2000 मीटर तक मोटी हो गई है क्या परत जो है इसकी। उच्चावच की दृष्टि से मैदानी भाग का विवरण निम्नलिखित है। आगे देखते हैं। पहला भाबर प्रदेश पहला इसमें है उच्चावच की दृष्टि से। तो यह सिंधु नदी से तीस्ता नदी की तक पाया जाता है। सिंधु नदी से कहाँ तक पाया जाता है? तीस्ता नदी तक पाया जाता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख उपमा भी प्रदान किया गया है। शिवालिक का जलोढ़ पंख कौन है? भाबर प्रदेश है। यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाला सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। कितना इसकी चौड़ाई है? 8 से 10 किलोमीटर, बहुत पतली पट्टी है। 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी है ये मल्ली। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में कंकड़, पत्थर, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियां पहुंचकर भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। अब पूछता है कि नदियां किस प्रदेश में जाकर के अदृश्य हो जाती हैं, तो कहते हैं कि भाबर प्रदेश में जाकर अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ पर कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। यह प्रदेश जो है कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। छोटी नदियां जो है विलीन हो जाती हैं इस प्रदेश में। इसी वजह से यह प्रदेश जो है कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। अगला है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश भाबर प्रदेश के जो दक्षिण भाग है इसी के समानांतर फैला है यह प्रदेश और इसकी जो चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जल यहाँ पर धरातल पर बहता हुआ दिखाई देने लगता है। जो जल भाबर प्रदेश में ज़मीन के नीचे हो जाता है वह तराई में आकर के ज़मीन पर बहने लगता है। और यह निम्न समतल मैदान है। जो तराई प्रदेश है वह निम्न समतल मैदान है जहाँ नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देता है। यहाँ नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। नदियाँ इधर भी मुड़ जाती हैं, कोई निश्चित मार्ग यहाँ पे नहीं है। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। किसकी? तराई की। बारीक कंकड़, पत्थर और रेत से हुई है। इसको साफ करके धीरे धीरे खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है और यह प्रदेश जो है खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे है कांप प्रदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विशाल मैदान कांप जलोढ़ मिट्टी की ही देन है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आती है? नदियाँ लेकर आती हैं। नदियों द्वारा लाए गए जो मिट्टियाँ होती हैं वह जलोढ़ मिट्टी होती हैं। तो यह मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी की ही देन है। गंगा की कांप कहा जाता है, सॉरी, इस कांप को गंगोद या गंगा की कांप कहा जाता है। यह कांप रेत की मात्रा कम रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति है। इसमें रेत की मात्रा बहुत कम होती है और चिकनी मिट्टी की भांति है कांप प्रदेश होता है। इस कांप को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है बांगर प्रदेश, दूसरा है खादर प्रदेश।
आइए जानते हैं बांगर प्रदेश किसे कहते हैं दोस्तों। तो मैदान का ऊंचा भाग है, मैदान का ऊंचा भाग जहाँ सामान्य रूप से नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पुरानी कांप पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पुरानी कांप पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पुरानी कांप मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पर हटा दीजिए, यहाँ पुरानी कांप मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिसका निर्माण काल मध्य से अपर प्लीस्टोसीन युग के बीच माना जाता है। ठीक है, बांगर प्रदेश में जो मिट्टियाँ हैं कांप मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिसका निर्माण जो है मध्यकाल से लेकर के प्लीस्टोसीन युग के बीच माना जाता है। इसका रंग हरा है तथा इसमें कंकड़ के रूप में चूना युक्त संग्रथनों की अधिकता होती है। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, जो बांगर प्रदेश है वो कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है दोस्तों। सतलज के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान, सतलज का जो मैदान है और गंगा का जो ऊपरी मैदान है, इस क्षेत्र में बांगर की अधिकता पाई जाती है। नदियों के मध्यवर्ती भागों पर भी बांगर क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, नदियों के मध्यवर्ती भाग पे भी बांगर क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। अगला है खादर प्रदेश। यह वह भूभाग है जहाँ नदियों का बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है, हर वर्ष बाढ़ आता रहता है, हर वर्ष नदियों का पानी उस भूभाग पर आता रहता है। इसे नदियों के बाढ़ के मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। इसे नदियों का बाढ़ मैदान भी कह सकते हैं या कछारी प्रदेश भी कहते हैं और खादर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती रहती है, हरदम नए पुराना जलोढ़ खत्म, नया जल बाढ़ आया, नया मिट्टी आ गया, नवीन जलोढ़ बन गया। इसका रंग हल्का है, बालू व कंकड़ से युक्त है तथा भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। कौन सा प्रदेश भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है? तो आप बताएंगे खादर प्रदेश जो है भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है दोस्तों। यह कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। खादर प्रदेश जो है, खादर क्षेत्र जो है या खादर प्रदेश जो है वो कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है, अधिक उपजाऊ है, इसलिए ये कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। आगे हम बात करते हैं रेह किसे कहते हैं दोस्तों। बांगर मिट्टी के क्षेत्र, किसके क्षेत्र? बांगर मिट्टी, खादर के नहीं, बांगर मिट्टी के क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई कार्यों की अधिकता है, सिंचाई जहाँ पे आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत ना हो सिंचाई का, वहाँ पर कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछी हुई पाई जाती है। कहीं कहीं देखते होंगे कि यहाँ पे नमकीन परत एक बिछी हुई होती है। सफ़ेद परत वाली इस मिट्टी को ही रेह या कलर के नाम से पुकारते हैं। जो सफ़ेद आप चीज़ देखते हैं ऊपर, मिट्टी के ऊपर जो सफ़ेद चीज़ बिछा होता है, उस मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? रेह या कलर के नाम से पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार सबसे अधिक है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के जो शुष्क भाग है और हरियाणा के जो कुछ शुष्क भाग हैं वहाँ पर इसको देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी? रेह मिट्टी या रेह क्षेत्र। अगला है भूण किसे कहते हैं भाई? ये भी बांगर मिट्टी के, रेह भी बांगर में ही कहते हैं। बांगर में जहाँ सिंचाई की अधिकता अधिक होती है वहाँ पर सफ़ेद परत की नमकीन जम जाती है, उस सफ़ेद परत की नमकीन को हम कहते हैं रेह कहते हैं। भूण किसे कहते हैं? भी बांगर में ही होता है। बांगर मिट्टी में उन क्षेत्रों में जहाँ आवरण क्षय के फलस्वरूप ऊपर के मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है, मतलब ऊपर का जो मुलायम, बांगर मिट्टी में ऊपर का जो मुलायम मिट्टी है वह नष्ट हो गई है, वहाँ अब कंकरीली ऊंची भूमि मिलती है, कंकरीली पथरीली भूमि मिलती है। ऐसे भूमि को ही भूण कहते हैं। जहाँ पर कंकरीली, बांगर का वह क्षेत्र है जहाँ पर कंकरीली पथरीली भूमि मिलती है, ऊपर का मुलायम परत नष्ट हो गई है, उस प्रदेश को हम क्या कहते हैं? भूण कहते हैं। यह बालू के ढेर हैं जो प्राचीन काल में जल के बहाव से बन गए थे। किसके ढेर हैं? ये बालू के ढेर हैं, प्राचीन काल में जल के बहाव से बन गए थे। गंगा और गंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भूण का जमाव विशेष रूप से पाया जाता है। किसमें? गंगा और रामगंगा के नदियों का प्रवाह है, उसमें ये भूण का जमाव है अधिक देखने को मिलता है। और एरिया कौन सा पकड़ लेगा? ये मुरादाबाद और बिजनौर। आगे आते हैं शंकु तथा अंतः शंकु किसे कहते हैं। इस विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जलोढ़, पंख अथवा शंकु तथा अंतः शंकुओं का निर्माण हुआ है। नदियों के निक्षेपण से, किसके? नदियों के निक्षेपण से क्या बन गया है? जलोढ़, पंख अथवा शंकु अथवा अंतः शंकु का निर्माण हुआ है। हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों ने जलोढ़ शंकु का निर्माण किया है। हिमालय की घाघरा नदी को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी नदी हैं उन सभी, कौन से पूछेगा हिमालय की कौन सी नदी ने जो है जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं किया है, तो आप बताएंगे घाघरा नदी ने जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं किया है। इन शंकु का आधार दक्षिण में मैदान की तरफ तथा शीर्ष पहाड़ियों से नदी के निकास बिंदु की तरफ होता है। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए। इन शंकु का आधार, जो आधार होता है दक्षिण में मैदान की तरफ, दक्षिण में अगर जाएंगे तो मैदान की तरफ होता है तथा शीर्ष पहाड़ियों से, ऊपर से पहाड़ी से नदी के निकास बिंदु की तरफ इनका होता है फैलाव। इनका तल उत्तल होता है। जो तल कैसा होता है? इनका उत्तल होता है। इसका शंकुओं का तल जो होता है उत्तल होता है। अंतः शंकु का आकार इससे ठीक विपरीत होता है।
जो शंकु है, शंकु से ठीक विपरीत कौन होता है? अंतः शंकु होता है। और इससे के किनारे अवतल होते हैं। अभी पूछेगा किनके तल उत्तल होते हैं, तो बताइएगा शंकुओं के तल उत्तल होते हैं। और किनके तल अवतल होते हैं, तो बताइएगा अंतः शंकु के तल अवतल होते हैं। निक्षेप के विस्तार के साथ साथ शंकु एवं अंतः शंकु के कुछ स्थानों पर आपस में मिलने से शंकुपाद मैदान का निर्माण हुआ है। तो शंकु और अंतः शंकु के मिलने से क्या बन गया है भाई? तो शंकुपाद बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हिमालय के अधिकांश नदियों ने सामान्य शंकु बनाए हैं। क्या बनाए हैं? सामान्य शंकु बनाए हैं, जबकि व्यास, रावी और महानंदा, तीस्ता नदियों ने मिश्रित शंकु बनाया है। तो पूछ जाएगा कौन सी नदी जो है इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिश्रित शंकु बनाई है? तो व्यास रहेगा, चाहे रावी रहेगा, महानंदा रहेगा, चाहे तीस्ता रहेगा, तो इन्होंने मिश्रित शंकु का निर्माण किया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी बिहार में गंडक और कोसी, बिहार में गंडक कोसी, झारखंड में महानदी और तीस्ता नदियों ने बड़े पैमाने पर शंकु का निर्माण किया है। कौन कौन सी नदी है शंकु का निर्माण करती है? बिहार में गंडक और कोसी निर्माण करती है, और झारखंड में महानदी और तीस्ता शंकुओं का निर्माण करती है। यह शंकु एक दूसरे से अंतः शंकुओं द्वारा विभाजित होते हैं। शंकु कैसे विभाजित होते हैं? तो अंतः शंकुओं से विभाजित होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है डेल्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। डेल्टा क्या है? गंगा व सिंधु नदी की डेल्टा इस मैदानी भाग के दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग हैं। गंगा का डेल्टा राजमहल, ध्यान दीजिए, राजमहल की पहाड़ियों से सुंदरवन के किनारे तक, कहाँ से कहाँ तक? राजमहल से लेकर के सुंदरवन के किनारे तक 430 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। कौन? गंगा का डेल्टा। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो राजमहल की पहाड़ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? सुंदरवन के किनारे तक जाता है, जो कि 430 किलोमीटर लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जो है 480 किलोमीटर है दोस्तों। सिंधु नदी की डेल्टा 960, और सिंधु नदी की बात करें तो इसका डेल्टा कितना है? 960 किलोमीटर का है, लंबा है, और चौड़ाई कितना है? 160 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा की डेल्टा में निक्षेपित तलछट के कण बहुत ही महीन है। गंगा की डेल्टा में अगर जाएंगे तो निक्षेपित जो तलछट अगर उठा के देखेंगे तो वहाँ के जो कण है बहुत बारीक हैं, जबकि सिंधु नदी के निक्षेपित तलछट में तलछट के जो कण है वह गंगा के अपेक्षाकृत मोटे हैं। आगे आते हैं दोस्तों, विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। अब देख लेते हैं कि प्रदेश के स्तर पर कैसे विभाजन किया गया है। तो पहला इसमें है पंजाब हरियाणा का मैदान। इसको देख लेते हैं। इसे सतलज यमुना विभाजक भी कहते हैं। किसको? पंजाब हरियाणा को सतलज और यमुना का विभाजक भी कहते हैं। किसे? पंजाब हरियाणा मैदान को कहते हैं दोस्तों। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्य में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ है? पंजाब में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। तीन जगह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किसका विस्तार है? पंजाब हरियाणा मैदान का है। सतलज, व्यास एवं रावी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। कहाँ पर बहती हैं? पंजाब हरियाणा के मैदान में कौन कौन नदियाँ बहती हैं दोस्तों? तो सतलज है, व्यास है और रावी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं दोस्तों। इसी मैदान के अत्यंत प्राचीन काल में सरस्वती और दृश्यद्वती नदियाँ बहती थी। प्राचीन काल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर दो नदियाँ बहती थी, जिसका नाम था सरस्वती और एक का नाम था दृश्यद्वती। और ये दोनों क्या है? आज ये दोनों क्या है? अदृश्य हो गई हैं, अब नहीं है। यह चौरस मैदान 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कौन? पंजाब हरियाणा का मैदान 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। आगे, इसकी पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है। इसकी दक्षिणी पूर्वी भाग पर अरावली पहाड़ियाँ समाप्त होती हुई मिलती हैं। समुद्र तल से इस मैदान की ऊंचाई 250 मीटर है। यह मैदान बांगर से निर्मित है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा निर्माण, कौन सा मैदान बांगर से निर्मित है? तो पंजाब और हरियाणा, ये पढ़ रहे ना, पंजाब हरियाणा का मैदान जो है बांगर से निर्मित है। लेकिन नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त खादर क्षेत्र भी पाए जाते हैं। नदियाँ किनारे जानते हैं, नदियाँ रहेंगी तो वहाँ पर जो है नवीन जलोढ़ वहाँ पे आ ही जाएंगे। तो नदियों के किनारे जो है खादर क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनकी अधिकतम चौड़ाई जो है 10 से 12 किलोमीटर तक है। कितनी चौड़ाई है? 10 से 12 किलोमीटर दोस्तों है चौड़ाई। इन क्षेत्रों को बेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन क्षेत्रों को हम बेट कहते हैं। चलिए, क्षेत्र जहाँ पर बांगर क्षेत्र होता है, जहाँ पर नदियाँ जो हैं, नदियों के किनारे का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जहाँ पर नवीन खादर क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। इसकी जो है चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 10 से 12 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है बेट किसे कहते हैं। रावी और व्यास नदियों के बीच के भूभाग को बारी दोआब, रावी और व्यास नदियों के बीच के भूभाग को बारी दोआब, रावी और चेनाब के मध्य क्षेत्र को रचना दोआब कहते हैं। रावी और चेनाब का जो मध्य का क्षेत्र है उसको हम रचना दोआब कहते हैं। चेनाब और झेलम के मध्य का दोआब जो उसको चार्ज दोआब कहते हैं। झेलम और चिनाब एवं सिंधु के मध्य का जो दोआब है उसे हम सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब कहते हैं दोस्तों। ठीक है,
सतलज और यमुना के बीच में घग्गर, जो कि एक मौसमी प्रवाही नदी है, प्राचीन समय में इसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था। कहाँ? सतलज और यमुना के बीच में कौन है? घग्गर है। सतलज और यमुना के बीच में घग्गर है, जो कि मौसमी प्रवाही नदी है, प्राचीन समय में इसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगला है राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है। दोस्तों इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान सीमा तक है। इसमें मरुस्थल तथा बांगर क्षेत्र भी शामिल है। राजस्थान के मैदान में कहीं कहीं बांगर देखने को मिलता है, कहीं कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र भी देखने को मिलता है। इस मैदान में कहीं कहीं नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें नंगी सतह पर दिखाई पड़ती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। तो पूछेगा प्रायद्वीपीय पठार का अंग निम्न में से कौन है? राजस्थान का पठार, मालवा का पठार या पंजाब हरियाणा का मैदान? तो आप कहेंगे राजस्थान का जो मैदान है वह प्रायद्वीपीय पठार का अंग रहा है। दक्षिण पश्चिम भाग में पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम भाग में पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्व भाग में जहां हवाएं तेज चलती हैं बरखान और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम भाग में पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्व भाग में हवाएं तेज चलती हैं बरखान और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। अरावली के पूर्व में बांगर की स्टेपी भूमि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत मिलती है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी नदी है। लूनी जो है मौसमी नदी है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रण की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर सांभर, डिडवाना, लुनकर नसार, कुचामन और डेगना हैं। सांभर देश की सबसे बड़ी नमकीन झील है। ध्यान दीजिएगा, सांभर देश की सबसे बड़ी नमकीन झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है क्वेश्चन ये। आगे है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगत के रूप में गंगा और उसकी सहायक नदी क्षेपों द्वारा हुई है। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैली है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी गंगा है। गंगा किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ यमुना और सोन है। गंगा किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदी यमुना और सोन है, जबकि बाएं किनारे पर घाघरा और गंडक और कोसी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस क्षेत्र में नदियों का जाल फैला हुआ है, जो बरसात में बाढ़ लाने में सहायक होती हैं तथा प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहां पर लाकर इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, भू आकृतिक दृश्य से बांगर और खादर इसके दो भाग हैं। नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो कि पानी से भरे होते हैं बील कहते हैं। तो नदियों के ऐसे पुराने मार्ग जहाँ पर पानी भरे रहते हैं उनको बील कहलाते हैं या बील कहते हैं। इस मैदान के 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, यह मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस मैदान की उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ियों, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार बनाती है। पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है। इसकी ऊंचाई 100 से 300 मीटर है दोस्तों, के बीच पाई जाती है। यमुना, गंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। आगे है मध्य गंगा का मैदान। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में है। पश्चिम सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा बनती है। इलाहाबाद फैजाबाद रेलमार्ग का अनुसरण करती है। कुछ विद्वान ने इसकी सीमा 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित की है। पूर्वी सीमा उत्तरी पूर्वी भाग में 75 मीटर, दक्षिण पूर्व में 30 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा बनती है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग के परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है दोस्तों। कोसी नदी इस कार्य के लिए बदनाम है। घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ खादर भूमि की अधिकता है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ जो है स्थान स्थान पर धनुषाकार तथा अथवा गोखुर झीलें व नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। कहाँ पे? मध्य गंगा मैदान में। आगे आते हैं निम्न गंगा मैदान। इसका विस्तार पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार यह हिमालय के तलछटी से लंबा कर गंगा के डेल्टा तक फैला है। मैदान का उत्तरी भाग तिस्ता, जल ढाका और टोरसा नदियों द्वारा सींचा जाता है।
राजमहल की पहाड़ियों के निकट यह मैदान सकरा हो गया है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। डेल्टाई भाग नवीनतम कांप से निर्मित भूभाग है। यह समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊंचा है दोस्तों। समुद्र से उठने वाले ज्वार इसके अधिकांश भाग को जल से ढक लेते हैं, इसलिए भाग दलदली युक्त बना रहता है। डेल्टा के कुछ भाग कहीं कहीं कुछ टीले या नदियों के पुराने चार्ज पाए जाते हैं। यह उभरे भाग गांव के बसाव के स्थान के प्रयोग किया जाता है। चार्ज किसे कहते हैं? ऐसे स्थान जो उभरा हुआ होता है और जहां पर गांव का बसाव के लिए काफ़ी जो है अनुकूल जो है पर्यावरण होता है, अनुकूल जगह होती है, उसे चार्ज कहते हैं। जो कि पानी में डूबने से सुरक्षित रहते हैं। निम्न भूमि जो जल से भरी रहती है उसे बील कहते हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम घाटी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान को क्या कहते हैं? असम घाटी भी कहते हैं। यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच एक लंबा और पतला मैदान है दोस्तों। यह केवल 80 किलोमीटर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसे ही एक द्वीप माजुली द्वीप है जो असम राज्य में है दोस्तों। यह विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी सदिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर उत्तर सीमा पर तराई व अर्ध तराई क्षेत्र पाए जाते हैं जो दलदली मिट्टी और सघन वन के लिए आच्छादित रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है वीडियो आपके लिए, तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपना जो है समर्थन हमें देंगे। आज के इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।